ये वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जोहार, सतनाम। आ, आज हम पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न संविधान निर्माता की निर्वाण दिवस, संकल्प दिवस की मना रहे हैं। आज के हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं टी आर खोटे साहब, उनके अजाक्स के सभी साथीगण। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस खास कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे डॉक्टर कृपाल सिंह साहब हैं, और अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी ब्रिजन सिंह साहब। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जो अभी अमेरिका में है। वेलकम ब्रिजन सिंह साहब आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं सभी मेहमानों का वॉइस ऑफ मानवता चैनल में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जोहार। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं संतोष साहू जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, आज हम बाबा साहब के 66वें परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में अश्रुपूरित उन्हें नमन कर रहे हैं। इस संदर्भ में आज आपसे हम पहली परिचर्चा के रूप में आज के इस निर्वाण दिवस पर अपने विचार रखें। संतोष साहू साहब जी, सभी विद्वान वक्ता साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। आज 6 दिसंबर 2021 को महामानव भारत रत्न ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और के किए कार्यों का जो बात है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहीं भी ऐसा हुआ है दुनिया में कि पुरुष आगे चलता है और युग पीछे हो जाता है। ऐसा ही भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ। और बाबा साहब सदियों में बड़ा ऐसे जो शासित कार्य भारत और दुनिया के लिए। हेलो, ये आवाज खोटे साहब आपके यहाँ से आ रही है क्या? संतोष साहू साहब कहाँ से आ रही है? मेरे यहाँ से नहीं है। अचानक डिस्टर्बेंस हो गया है। मेघराज जी, हाँ संतोष साहब जी, कुछ डिस्टरबेंस कहीं से है, कोई हर्ज नहीं है। मैं बाबा साहब को इस रूप में याद करना चाहता हूं कि उन्होंने सदियों सदियों क्या हजारों साल की गुलामी को अपने जीवन काल में भारत में जो शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और मानवता से भी वंचित लोगों के लिए भारत में वर्तमान जो संवैधानिक शब्द है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी, और विशेषकर भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उन लोगों के लिए वो जो किए उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये देश है जहां बाबा साहब को पानी तक के लिए आंदोलन करना पड़ा। ईश्वर सबके लिए समान है, हमें भी ईश्वर का पूजा अर्चना दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। इस बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने कालाराम मंदिर में भी आंदोलन किए, और प्रतिक्रिया जब हुई तो बाबा साहब के ऊपर डंडे बरसाए गए। बहुत बड़ी ये सारी घटना है। देश और दुनिया में उन्होंने ये प्रमाणित किया कि भारत में हजारों साल से पशुवत जीने वाले लोग कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कब से हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में वो जो किए वो तो कुछ उसको एक सीमित शब्दों में हम बोल नहीं सकते। पर इतना बस मैं कहना चाहता हूं कि मैं जैसा कि पिछड़े वर्ग से आता हूं, बाबा साहब पिछड़े वर्ग के लिए जो कर गए
मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि अगर मेरी जो त्वचा है उसको उखाड़ के और उसका जूता बना के बाबा साहब के पैरों में पहनाया जाए, फिर भी मैं और हमारा परिवार बाबा साहब का हमारे ऊपर किए उपकार का हम चुकता नहीं कर सकते। आज अगर मैं गर्व से कहता हूं कि मैं अन्य पिछड़े वर्ग से हूं, मैं ओबीसी हूं, ही महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सर्वप्रथम भारत में इस शब्द को प्रयोग किए और हमें जाति, उपजाति और शूद्र का जो अमानवीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से हमें उबारे और कानूनन हमें इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का उन्होंने जो अवसर दिया। सबसे पहले अगर कोई शूद्र अति शूद्रों के लिए संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, वैधानिक तरीके से अगर इस देश में करोड़ों करोड़ शूद्रों को, अति शूद्रों को अगर कोई मानवता, इंसाफ और कानून के दायरे में लाकर इनके ऊपर हो रहे जुल्म, जाति, अत्याचार, शोषण, अन्याय दूर हो, इसके लिए अगर सबसे ज्यादा यूरेशियाई आर्य मनुवादी व्यवस्था को अगर सबसे ज्यादा खुला चुनौती देकर इन्हें कोई उबारा तो कोई और नहीं, महामानव, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। मैं आज उनके पुण्यतिथि पर उनको अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। हमारे साथ प्रमोद तरेडिया जी एडवोकेट जुड़ गए हैं नारनौल हरियाणा से। बहुत स्वागत है। सतनाम, जय भीम सर। प्रमोद तरेडिया सुन पा रहे हैं? जय सतनाम, जय भीम। जी जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आज की हमारी परिचर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर है, तो आप हमारे साथ बने रहें प्रमोद जी। मैं खोटे साहब के पास जाना चाहूंगा। खोटे साहब, आपके साथ बहुत सारे मेहमान हैं, अपनी आवाज को म्यूट कर लें। खोटे साहब अपनी आवाज म्यूट करें। जी खोटे साहब, हम दूसरे सवाल को लेकर हम आज से एक संकल्प दिवस के रूप में बाबा साहब का निर्वाण दिवस मना रहे हैं और आज आपके ऑफिस में बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। तो आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब के जो जीवन पर्यंत उनका संघर्ष रहा है, इस संदर्भ में अपने विचार रखें। यार खोटे साहब। मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज के 6 दिसंबर के अवसर पर, यह बहुत ही एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारे मसीहा, जिन्होंने हमें जीने का रास्ता दिखाया, रास्ता सिखाया, आज के दिन वो चिर निद्रा में सो गए, लेकिन हमारे दिलों में वो आज भी बसे हुए हैं। हम इसे परिनिर्वाण न मान करके हम ये कहते हैं कि हम संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। हमने जो कुछ भी हासिल किया है इस देश ने, भारत के नागरिकों ने, प्रत्येक नागरिक ऐसा, चाहे वो महिला हो, चाहे स्टूडेंट हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सबके हित के लिए उन्होंने काम करते हुए किसी के लिए नहीं छोड़ा। पूरी मानवता का एक प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी जीवन लगाया। तो आज हम उसको एक संकल्प के ऊपर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक आजादी से हमें खुश नहीं होना चाहिए। ये 25 नवंबर को उन्होंने कहा था, 1949 25 नवंबर को उन्होंने संध्या में कहा था। 26 नवंबर को जिस दिन संविधान भेंट किया गया, तो उसके पूर्व संध्या में उन्होंने कहा था कि हमें राजनीतिक आजादी से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। राजनीतिक आजादी को
जल्दी से जल्दी सामाजिक आजादी में परिवर्तित करना होगा। सामाजिक आजादी का मतलब भी उन्होंने बताया, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन तीनों के समावेश से ही सामाजिक आजादी संभव है। और उन्होंने इसके ऊपर बहुत विस्तार से समझाते हुए बताया था कि आज जो व्यवस्था है, 25 जनवरी 1950 को उन्होंने पूर्व संध्या में उन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी को विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां एक आदमी का एक मूल्य, एक आदमी का एक वोट और एक वोट का एक मूल्य होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक आधार पर इसे हम नकारते रहे। आज भी इस देश में वही व्यवस्था चल रहा है। अभी भी इस देश में परिवर्तन नामक चीज नहीं आई है। राजनीतिक आजादी आज दलालों की और चमचों का भरमार हो गया। पुनःपेक्ष का हमें नुकसान हुआ, पुनःपेक्ष से हमें नुकसान हो गया, पुनःपेक्ष से हमें फायदा नहीं हुआ। और आज तो समीक्षा की बात चल रही है, आरक्षण तो हुआ, लागू हुआ नहीं, समीक्षा की बात चल रही है। तो ये जो परिस्थितियां निर्माण हुई है, तो ऐसी स्थिति पे हमें अपने देश के नागरिकों के हित की रक्षा के लिए हमें खुद संकल्प लेना पड़ेगा। सामाजिक भाईचारा, बंधुत्व और सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ हमें आर्थिक उन्नति, तीनों विकास की दिशा पे हम अपने समाज को प्रोत्साहित करना होगा। तभी कहीं जा करके हम बाबा साहब का सपना पूरा कर पाएंगे। ये सही श्रद्धांजलि होगी। आज ऐसा, क्योंकि बोलने का बहुत कुछ है, तो मैं आज के तारीख में मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमें संकल्प दिवस के रूप में कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाना होगा, तभी हम अपने लोगों का कल्याण कर पाएंगे। केवल राजनीतिक से हमें फायदा नहीं हो रहा है। आज किसानों की हालत देख रहे हैं, जो किसानों की हालत देख रहे हैं वो भी एक छिपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए मैं आज की तारीख में यही संदेश देना चाहूंगा कि हमें एक संकल्प दिवस के रूप में मनाना होगा कि हमें बदलाव लाना, सामाजिक स्तर पर भाईचारा, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व स्थापित करना होगा। सांस्कृतिक स्तर पर निर्भरता का अंत करना होगा। हम पर निर्भरता भी निर्भर है, हमें निर्भरता का अंत करना होगा, अपनी संस्कृति पैदा करनी होगी। और आर्थिक स्तर पर जो गैर बराबरी है उसे भी पाटना होगा। यही सब, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया खोटे साहब। हम आपके साथियों के पास भी लौटेंगे। पहले मैं अगले सवाल को लेकर हरियाणा राज्य की ओर आप लोगों को ले चलना चाहूंगा। हरियाणा राज्य से नारनौल से हमारे साथ प्रो एडवोकेट प्रमोद तेरेड़िया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेरेड़िया जी हमें सुन पा रहे हैं? तो आपसे हमारा सवाल ये है कि अभी संतोष साहू जी ने और के.आर. खोटे साहब ने जो निर्वाण दिवस के अवसर पर अपनी बातें रखी है, तो मैं आपसे, आप एक कानूनविद भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, तो बाबा साहब का जो संविधान है या जो विचार है वो मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कितने सारगर्भित है, और उस पर आप आज अपने विचार रखें। प्रमोद तेरेड़िया जी। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सभी जो हमारे दर्शक गण हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज ही के दिन जो 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का जो ये पुण्यतिथि रही, इस दिन आप हमें छोड़ करके चले गए, जो भारत के पहले अपने कानून मंत्री भी थे। निश्चित तौर पे बाबा साहब इस देश के लिए, समूचे देश के लिए एक इस प्रकार की सौगात लेके आए थे जो देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का एक अधिकार देने का काम उन्होंने किया। संविधान को, जैसे अभी खोटे साहब ने बताया कि आज ये जो है ना पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, इसको एक जो है संकल्प निर्वाण दिवस, इसको एक संकल्प दिवस में हमें बनाना चाहिए, और संकल्प दिवस के रूप में हम बना रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे दबे कुचड़े पिछड़े उजड़े लोगों के लिए एक ये संकल्प की बात है कि उस समय जब 1956 को
मैं समझता हूं कि 6 दिसंबर 1891 को जन्मे, और उस समय भी जब महात्मा गांधी के कटु आलोचक रहने के बाद भी महात्मा गांधी जी ने उनकी प्रशंसा की थी कि भाई इनको अगर इसके अंदर नहीं लिया गया संविधान सभा के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी चूक करेंगे। बाबा साहेब को इसमें आगे करके जो है ना संविधान का निर्माण किया जाए, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय उन्होंने किस तरह से एक छोटे से गांव मध्य प्रदेश में जन्म लेकर के, और मतलब उनके उस टाइम पे कितनी फ्लुएंसी थी, कितनी इंटेलिजेंसी थी। तो हमारे लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि अगर कोई भी विकल्प हमारे पास ऊपर आने का है तो केवल और केवल शिक्षा है, जो बाबा साहब ने भी इस चीज पे जोर दिया है और अपने लोगों को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास उन्होंने किया। तो शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे आ सकते हैं, ये हमें आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। निश्चित तौर पे इसमें तमाम पिछड़े और जो दलित, या मैं कहता हूं कि किसी प्रकार के दबे कुचड़े लोग हैं, उनको निश्चित तौर पे निसंदेही वो लोग आगे आए। जी, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आप हरियाणा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं खोटे साहब के पास फिर से जाना चाहूंगा। खोटे साहब अपनी आवाज को म्यूट करें, अपने साथियों से कहें कि जो भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। आज के इस निर्वाण दिवस के अवसर पर आपके जो फ्रेंड हैं, जो भी बैठे हुए हैं, तो मैं उनमें से जो भी कोई बुद्धिजीवी है अपनी बात रख सकते हैं। आज के इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। जी सर, जय भीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय भीम, जय संविधान। जी, अपनी बात रखें। हाँ, सुनाई दे रहा है, अब अपने विचार रखें। मैं गजाराम कंवर सर, और असिस्टेंट इंजीनियर रायपुर, नगर पालिका निगम रायपुर से अजाक्स का सदस्य। जी सर, आज का दिन, जी आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है साहब। जीवन एक ऐसी ये है, आपको आना जाना रहता है, लेकिन हमारे बाबा साहब एक हम लोगों के बीच में ऐसे महान महामानव और सूर्य क्रांति पैदा हुए, जिन्होंने मतलब हम लोगों के लिए तो हम लोगों के लिए क्या, सबके लिए उन्होंने ऐसा काम किया जो मतलब उनका काम हमेशा अमर रहेगा। और हमको उनके संघर्ष, उनके योगदान और उनके कार्यों को हमको ध्यान रख के हमको प्रेरणा लेना चाहिए। हम उनके ऋणी हैं सर, उन ऋण को हम कभी नहीं उतार सकते। हम कितना भी कोशिश करें, उन्होंने समाज के लिए, सबके लिए, दबे कुचले के लिए और अन्यों के लिए भी, सभी के लिए किया। वो ऋण हमारे ऊपर है सर, वो ऋण को हम नहीं उतार सकते सर। लेकिन बस इतना है कि हम कोशिश करते रहें, समाज में जागरूकता लाने की कोशिश करते रहें। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी सर, जो बाबा साहब ने बताए हैं, उनसे हम थोड़ा सा भी उनका बताए हुए रास्ते पर हम चलें और समाज को अपने कम से कम थोड़ा सा समय निकाल के समय दें। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं सर। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और बहुत शुक्रिया खोटे जी। और अगर कोई अपने साथी बात रखना चाहें। जी, मैं रवि गहरे, लेक्चरर हूं। मैं अजाक्स का क्रांति सचिव हूँ यहाँ छत्तीसगढ़ से। मेरा आज बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर मैं सारे अजाक्स परिवार से और पूरा छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से नमन करता हूँ। आज जो कुछ भी है हम लोग बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब संविधान नहीं दिए होते तो आज हम जिस पोस्ट में हैं वो वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। साथ में बाबा साहब का ही देन है, जो संविधान निर्माण किए हैं उस संविधान में चलना और हम लोग को उसका अनुकरण करना। अनुकरण के साथ साथ समाज में ऐसी व्यवस्था लागू करना जो दबे कुचले लोगों के लिए और हम शिक्षितों के लिए, सबके लिए एक समान जैसा हो। जैसे संविधान में दिया गया है, मौलिकता का अधिकार से लेकर समस्त अधिकारों का पालन करें और साथ में बाबा साहब के कहे गए मार्गों पर चलें। और किसी भी संस्था या समिति या कोई भी फैमिली है, समिति का निर्माण किया हुआ है, उसमें पारदर्शिता के साथ काम करते हुए एक दूसरे का सहयोग करके, जैसे हमारे खोटे सर ने बोला कि हमको कल्चर
जो संस्कृति है भारत की, और अपने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एक साथ उसकी स्टैंडर्डता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाना है, ऐसा मैं विचार अपने ओर से रखता हूँ। साथ ही बाबा जी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, जो हमारे लिए बहुत कुछ किया, और आज के दिन को हमेशा हम नहीं भूलेंगे। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देकर मैं दूसरे को सौंपूं। हमारे सर हैं, प्रचार्य सर हैं, आप भी बोलिए। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, मैं डीपी डांगरे, प्राचार्य ITI हीरापुर रायपुर में पदस्थ हूँ। संघ में जो है कोषाध्यक्ष के पद पर जिला रायपुर में कार्यरत हूँ। सर मेरा निवेदन है, थोड़ा सा हम लोग क्या है सर, छत्तीसगढ़ मतलब बहुत पिछड़ा प्रदेश है, तो हम लोग सर जो संविधान से संबंधित जानकारी है, खासकर लॉ के संबंध में हमको सर जानकारी नहीं मिल पाता। इस कारण से छोटे छोटे धाराओं में थाना से लेकर उच्च लेवल में हमारे ऊपर प्रताड़ित किया जाता है। हमारे अधिकार का हमको ज्ञान नहीं होने के कारण हम सर पिछड़ते जा रहे हैं। अनुरोध है अपना प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इसमें जोड़ने का कष्ट करेंगे। यह कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, मैं हम अपने दर्शकों को और अपने साथियों से ये हम बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जो अधिवक्ता गण हैं, उनको आमंत्रित करके हम ऐसी कानून की जानकारी के संदर्भ में भी अपनी डिबेट और चर्चा लाएंगे। मैं खोटे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खोटे साहब आज के इस निर्वाण दिवस के अवसर पर जो बाबा साहब ने दो बातें कही, एक तो उन्होंने कही थी कि नानक चंद रत्तू से रोते हुए उन्होंने कहा था अंतिम समय में कि नानक रत्तू मेरे समाज के लोगों को कह देना कि ये कारवां मैं बहुत मुश्किल से इतनी दूर लाया हूं, और अगर इसको मेरे समाज के, मेरे कौम के लोग आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको यहीं वही उसी स्थान पे रहने देना। पहला ये इस संदर्भ में मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। और दूसरा, उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज की परिस्थितियों पे ये दोनों सवाल कितने लॉजिक लगते हैं आपको? ये जो विषय आपने दिया है वो बहुत ही गंभीर शब्द है और गंभीर विषय है। ये कहा जाए, बाबा साहब ने कारवां की बात बोला था कि ये जो कारवां मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, अगर मेरे वॉलेंटियर इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इसे यही रहने दें, नीचे न गिरने दें। ये उनका सोच था। लेकिन ये क्यों कहा, उसके पहले उन्होंने 18 मार्च को, ये 14 अक्टूबर को बोला है। ये जो बात है, ये भाषा है, ये 14 अक्टूबर का बोला, और 18 मार्च को उन्होंने आगरा में बोले। आगरा में जो बोला, उन्होंने कहा कि मैं तो सोचा था कि मेरे लोग पढ़ लिख करके, मैं तो सोचा था कि मेरे लोग पढ़ लिख करके अपने समाज का उत्तरदायित्व निभाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाने में काम करेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे इर्द गिर्द एक क्लर्कों की भीड़ इकट्ठा हो गई जो अपना पेट पालने में लगे हुए। ये आगरा में कहा 18 मार्च को, और 14 अक्टूबर को तो 6 महीने के अंदर में उन्होंने कारवां में आ गए। ये महत्व क्योंकि जो उम्मीद कर रहे थे तो सारे कोई, सब लोग अपना पेट पालने वाले एक जमात बन गया। समाज को देखने वाला जो लोग, जो सोच है, तो उनके प्रति अभी भी उनकी सोच खाओ पियो मौज करो, ये जो सोच प्रक्रिया बन गया था, तो उससे वो उबर नहीं पा रहे थे। तो ये इसीलिए उन्होंने उनको कहा कि ये खाने पीने वाले लोग हैं, ये क्या कर पाएंगे समाज का। इसीलिए उन्होंने अपने समाज कारवां को, कहीं ऐसा ना हो कि कारवां रुक ना जाए, इसीलिए उन्होंने उनको डर लगा, उनको डर लग गया, और डर लगने से उन्होंने कहा कि भाई इस कारवां को अगर आगे नहीं बढ़ा सको तो कम से कम यही रख देना, लोगों को यही कह देना। आज काशीराम जी ने इसी बात को समझा, और आज काशीराम जी के हम ये कहते हैं कि आज इस दिन हम 6 दिसंबर को हर कार्यक्रम काशीराम जी 6 दिसंबर ही सिलेक्ट करते।
14 अप्रैल से ज्यादा महत्व उन्होंने 6 दिसंबर को दिया। बाबा साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम लोगों के दिलों में हैं। तो इसलिए अब हमें इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम जो प्रशिक्षित कैडर के माध्यम से आगे ले जाना होगा। इसके सिवाय कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। आज हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं दे रही। आज हम बिना प्रशिक्षण के, क्योंकि हमें करना क्या है अभी हमारे लोगों को जानकार नहीं है। 2% शिक्षित लोग हैं अभी भी। अब आज के तारीख में शिक्षित कहना और एजुकेटेड करना और साक्षर, शिक्षित और साक्षर में दोनों में अंतर है। साक्षरता तो हमने बढ़ा लिया, लेकिन अभी भी शिक्षित बहुत कम है, जानकार कम है। वो चीजें पढ़े हुए हैं, वो भाषा पढ़े हुए हैं जिससे समाज की बातें वो उन्होंने जानते ही नहीं। समाज को कैसे आगे बढ़ाना है इस बारे में वो सोच नहीं पाते। तो इसलिए शिक्षित होने का जो जिस तरह का शिक्षित होना चाहिए, ये हमें खुद व्यवस्था करनी होगी। काशीराम जी ने प्रशिक्षण लगाया और केडराइज करके, केडरों के माध्यम से पूरे देश में सारे संत महापुरुषों की जो इकट्ठा किया, उनकी वाणियों को इकट्ठा किया। गुरु नानक, हर किसी का, मैंने गुरु नानक देव, संत कबीर, संत रविदास, चोखा मिला, ज्योतिबा फूले, गाडगे जी महाराज, पेरिया रामास्वामी नायकर, सारे लोगों का उन्होंने संकलन किया और संकलन करके इस आंदोलन को एक गति दिया कि सामाजिक, और उन्होंने भाईचारा बनाने का प्रयास किया। सबसे बड़ा एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया। जो हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है आज भाईचारा के लिए। इंडिया एक ऐसा देश है जहां भाईचारा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भाईचारा बनाने के लिए संघर्ष, दुश्मनचारा करने के लिए तो तैयार है। दुश्मनचारा वहां सब आए दिन हो रहा है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में 24 घंटा लगे हुए, लेकिन भाईचारा बनाने के लिए आज भी कोई प्रयास नहीं। हमें आपस में लड़ाया जाता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। जाति एक गंभीर के रूप में है। हमें इससे उबरना होगा, हमें बहुत आगे आना होगा। तो इसलिए आज के संदर्भ में जो कारवां की बात है, जो आपने कहा है, तो कारवां को समझना हो। उनकी कारवां क्या है? वो चाहते थे एक आदमी का एक आदमी जैसा कीमत हो, वन मैन वन वैल्यू। आज एक वोट का एक कीमत है। रानी और महत रानी दोनों का एक ही कीमत है। प्रधानमंत्री का भी एक है और सड़क साफ करने वाले का भी एक ही वोट है। दोनों की वैल्यू एक है। लेकिन सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर आज भी समाज निर्भर है, इसे गुलाम है। हमें इसको दूर करना पड़ेगा। अभी भी जो सामाजिक सद्भाव है, सद्भावना को, यहाँ पर सौहार्द को बिगाड़ा गया है। हमें समाज को सामाजिक सौहार्द पैदा करना होगा, तब कहीं जा करके हम अपने कारवां को आगे बढ़ा पाएंगे। जी 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 खोटे साहब, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। जसबीर भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेरिका से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाटिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार जी। भाटिया साहब, आज की इस परिचर्चा पर आप इंडिया के रहने वाले हैं, पंजाब की धरती में जन्मे हैं, लेकिन आप वैश्विक देश अमेरिका में हैं। वहां से बाबा साहब के इस निर्वाण दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। हमारे साथ काफी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं अभी जुड़ा हूँ, एकदम अभी जुड़ा हूँ। मैं खुंटी साहब को सुन रहा था। अब या पहले आप दूसरों से बात कर लें, एक आधे, फिर मैं आपसे बात करूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भाटिया साहब से हम फिर लौटेंगे। मैं संतोष साहू के पास फिर से लौटना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, बाबा साहब ने जो प्रतिनिधित्व की बात कही थी, उन्होंने उस समय 10 साल के लिए रिजर्वेशन की बात कही। उसके बाद में जो कैटेगरी बांटा गया था, SC ST OBC, अन्य माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोगों का, तो इस संदर्भ में उनका, बाबा साहब का जो सोच था, वो एक प्रतिनिधित्व की बात कहा करते थे। रिजर्वेशन तो चलो भाई, जो पिछड़े, जो अति
गरीब लोग हैं या SC/ST लोगों के जो हालात है, उस आधार पर उन्होंने 10 साल का रिजर्वेशन किया। लेकिन लोग बाग आज भी यही कहते हैं कि ये जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, संविधान है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम कंट्रोवर्सी को आप किस नजरिए से देखते हैं बाबा साहब के इस निर्वाण दिवस के अवसर पर उनके इस संवैधानिक विचारधारा को लेकर? संतोष साहू साहब जी, बाबा साहब प्रतिनिधित्व की बात की है और भारत के संविधान का जो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है, कहीं पर भी आरक्षण शब्द नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में आरक्षण शब्द नहीं है। मूलतः भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र प्रतिनिधित्व के हिसाब से चलता है और बाबा साहब प्रतिनिधित्व का वकालत पुरजोर तरीके से देश ही नहीं इंग्लैंड की धरती पे भी किए और लोकतंत्र प्रतिनिधित्व के आधार पर चलता है। राजतंत्र लोकतंत्र अभी भारत में, इससे पहले भारत में राजतंत्र था। विभिन्न 565 देशी रियासतें थी, राजा और महाराजा के माध्यम से देश चलता था और अंग्रेजों का जैसा हमारा राष्ट्रगान है उसमें 7 राज्यों का नाम आता है, उसमें ब्रिटिश इंडिया का पूरा नियंत्रण था। भारत के बीचों बीच अखा को बियाबान जंगलों में स्वतंत्र रूप से वर्तमान जो संवैधानिक शब्द है अनुसूचित जनजाति, जिनका सामाजिक पहचान है आदिवासी के रूप में, उनका स्वतंत्र अस्तित्व था। उनको मराठा और मुगल भी पराजित नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में जो 7 राज्य थे, पंजाब, सिंध, गुजरात, द्रविड़, उत्कल, मराठा और बंगाल, उसको और 565 देशी रियासतों को और भारत के बीचों बीच का जो भूभाग को आप देखें जहाँ आदिवासी भाइयों का स्वतंत्र अस्तित्व था, उस सबको मिला के भारत को संघ शासित देश बनाया गया। और चूंकि दुनिया में लोकतंत्र आ चुका था और इंग्लैंड में सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आई और भारत इंग्लैंड के नियंत्रण में था, तो भारत में भी लोकतंत्र लागू होना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो बाबा साहब भारत में प्रतिनिधित्व की बात की और आपने कहा कि जो शोषित, पीड़ित, दबे कुचले जो लोग हैं, वास्तव में वो कौन लोग हैं, उनको बाबा साहब ने पहचाना। और भारत में जाति, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान जो व्यवस्था है अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति आज का जो कानूनन जो व्यवस्था है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, उसमें सबसे ऊपर शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, दूसरे नंबर पे अनुसूचित जनजाति है, तीसरे नंबर पे अन्य पिछड़ा वर्ग है, चौथे नंबर पे जनरल है और 5वें नंबर पे धार्मिक अल्पसंख्यक है। ये 5 भाग में वर्तमान भारत के लगभग 137 करोड़ लोग 5 समूह में हैं। और ये समूह कैसे आया? भारत में अनुसूचित जाति जिसमें 1500 जातियां हैं, मुख्य जाति, और हर जाति का लगभग 12 से ऊपर उपजातियां हैं। इस तरीके से हजारों जाति और उपजाति को बाबा साहब एक प्लेटफॉर्म पे लाए और पूरे देश में एक ही पहचान दिए, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट क्या है? बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, पर मनुवादी व्यवस्था में जिनको अछूत बना के रखा गया, वो संपूर्ण देश में कौन लोग हैं? तो सामाजिक रूप से पिछड़ापन, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन और अछूतपन के आधार पर इस देश में 1703 जाति को एक जगह और एक पहचान दी गई। अनुसूचित जनजाति को भी बाबा साहब ने कि ये कौन है? आज जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन है? अनुसूचित जनजाति सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, और अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी भाइयों में कबीलाई गुण है, ट्रेड ऑफ ट्राइब है, उसके आधार पे 850 जाति। और हम छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाइयों में एक बहुत बड़ी जाति है गोंड जाति, जिसका 52 उपजाति से भी ज्यादा है। ऐसे हजारों जाति और उपजाति में बिखरे हुए, कांच की तरह टूट के बिखरे हुए लोगों को बाबा साहब एक पहचान दिए, अनुसूचित जनजाति। इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है? जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र हैं। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में हम ओबीसी हैं, कल का शूद्र ही आज का ओबीसी है, आज का ओबीसी ही कल का शूद्र है।
तो शूद्रों में जातियां 3743 जाति मंडल कमीशन पूरे देश में घूम के चिन्हांकित किए। और जैसे मैं तेली जाति का हूं तो तेली जाति में 12 उपजाति है। उपजाति से उपजाति का रोटी बेटी का संबंध आज से 10-15 वर्ष पीछे नहीं था। हम बड़े हैं, वो छोटा है, वो छोटा है, ऐसी जो व्यवस्था थी, इसको कितना बड़ा सोच था बाबा साहब का कि इस देश में अदर बैकवर्ड कास्ट, अनुसूचित जाति जनजाति की ही तरह एक पिछड़ा हुआ बहुत बड़ा समूह है भारत में। इसीलिए आर्टिकल 340 भी वो लाए थे और बाद में अनुच्छेद 340 के आधार पे संवैधानिक आयोग का गठन हुआ। मंडल कमीशन, काका कालेलकर साहब का कमीशन या आयंकर आयोग का कमीशन, ये प्रशासनिक कमीशन नहीं था, ये संवैधानिक कमीशन है, संवैधानिक आयोग है। तो इस तरीके से अनुसूचित जाति की संख्या के अनुपात पर, अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात पर, अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या के अनुपात पर, जनरलों की संख्या के अनुपात पर और धार्मिक अल्पसंख्यकों के संख्या के अनुपात पर इस देश में शिक्षा में प्रतिनिधित्व हो, नौकरियों में प्रतिनिधित्व हो, नौकरी में प्रमोशन में प्रतिनिधित्व हो, राजनीति में प्रतिनिधित्व हो, उद्योग धंधों पर प्रतिनिधित्व हो, भारत के सभी संवैधानिक व्यवस्था पे पांचों वर्ग के लोगों का संख्या के अनुपात में भागीदारी हो, प्रतिनिधित्व हो, ताकि भारत का लोकतंत्र मजबूत हो और इस देश में सभी के साथ न्याय हो सके। तो ये प्रतिनिधित्व की बात है। और आपने कहा कि भारत में आरक्षण 10 साल के लिए है। भारत में 4 तरह का आरक्षण है, 4 तरह का प्रतिनिधित्व है। आरक्षण शब्द ही गलत है। हम कोई ट्रेन या बस या हवाई जहाज में यात्रा नहीं कर रहे कि हमको हमारा एक सीट आरक्षित कर दो। हमको भारत के सभी संवैधानिक संस्था में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। भारत में हम 5 वर्ग हैं। अब पांचों वर्ग के अपना अपनी विशेषता है, अपनी अपनी पहचान है, अपना अपना जनसंख्या है। उसके आधार पे सरकार के हर स्तंभ पे हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व हो, ताकि सरकार के अंदर क्या चल रहा है उसको पूरे देश के लोगों को पता रहे। ये हमारा प्रतिनिधित्व है। आरक्षण की बात है, इस देश में शिक्षा में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण है और राजनीतिक आरक्षण है। इस देश में शिक्षा और नौकरी में प्रमोशन, ये तो इस देश में जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी। अभी भी आपके सामने है कि एक शेड्यूल कास्ट का आदमी बारात अगर घोड़ी पे चढ़ गया, घोड़े पे दूल्हा जा रहा है, तो अपर कास्ट के लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसको घसीट के जमीन में पटक रहे हैं। ये तो आपके सामने है। इस देश में शेड्यूल कास्ट के साथ जो अन्याय, अत्याचार, शोषण है वो किसी से छुपा नहीं है। आज भी आदिवासी भाइयों के साथ क्या हो रहा है आप से छुपा नहीं है। इस देश में पिछड़े वर्गों का, फूलन देवी कौन थी? वो ओबीसी की थी। ऐसे तमाम जो घटनाएं हैं वो ओबीसी के लोगों के साथ हो रहा है। तो इस देश में जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगा तब तक जो 15(4) और 16(4) संविधान के आर्टिकल में जुड़ा हुआ है कि शिक्षा और शिक्षा के बाद सर्विस, नौकरी और नौकरियों में प्रमोशन, ये निरंतर जारी रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि इस देश में राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है, राजनीतिक भागीदारी है, वो 10 साल के लिए था। आर्टिकल 330 और 332 में जो प्रावधान किए गए कि भारत में 10 वर्ष के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। पर बाबा साहब जब भंडारा के चुनाव चौथी पास काजरोलकर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनसे जब पराजित हो गए, तो बाबा साहब को समझते देर नहीं लगा कि राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है, राजनीतिक जो रिजर्वेशन है जिसको लोग बोल रहे हैं, ये हमारे लोगों के लिए बहुत घातक होगा। हमारे ही लोगों को इस देश की राजनीतिक पार्टियां उठाएंगी और धन खर्च करेंगे, अपना उनको माइंड देंगे, अपना मनी देंगे और वो उसको चुनाव जितवा कर लाएंगे और हमारे ही आदमी के हाथ से हमारे ही लोगों के संवैधानिक अधिकारों का खात्मा कराने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए इस देश में तत्काल राजनीतिक आरक्षण को समाप्त किया जाए। राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है, राजनीतिक जो रिजर्वेशन है, उसको तत्काल समाप्त किया जाए। मेमोरेंडम भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अपने हाथ से भारत के संसद को पहली बार लिख के दिए थे कि मैं चाहता हूं कि भारत में राजनीतिक आरक्षण तत्काल समाप्त किया जाए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं निकलता है कि शिक्षा का रिजर्वेशन समाप्त हो, नौकरियों में रिजर्वेशन समाप्त हो, नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त हो। ये बिल्कुल कतई नहीं है। ये तो मौलिक अधिकार में शामिल है
पर राजनीतिक आरक्षण भारत के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। और ये इस देश का शासक वर्ग, जो मनुवादी जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, वो लोग बिना मांग, बिना रैली, बिना धरना, आप 26 जनवरी 1950 से अभी अपनी आवाज को म्यूट करें संतोष साहू जी। ये जगदीश, मैं निकलता हूँ आज। जगदीश, मैं बीच में जी। संतोष साहू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बस जी, आप जा सकते हैं। मैं कह दूं, जी बोल दें। समाज को जागरूक करना, सतर्क करना बहुत जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया, और भी बहुत सारे वक्ता साथी हैं। मैं इस विषय पे इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को भारत के लोग पांचों वर्ग के आपका सुने, बाबा साहब को जाने, बाबा साहब के बाल्यकाल, उनका शिक्षा का जो समय है, उनके विदेश यात्रा का समय है, अत्यंत गरीबी को झेलकर उन्होंने ब्रेड खाकर किस तरीके से गुजारे। बस 1 मिनट और समय लूंगा। और बाबा साहब जब भारत में आए और भारत के राजनीतिक जीवन में जब आए, तो उनके संघर्षों को इस देश के लोगों को पढ़ाना होगा। उनका जो भी सत्याग्रह है, जितने भी आंदोलन है, पानी का आंदोलन है, मंदिर का आंदोलन है, हम इंसान हैं, इंसानी हक हमको मिले, इसके लिए उनका जो सतत प्रयास है, गोलमेज सम्मेलन को पढ़ाया जाए, गांधी जी के साथ जो होता हुआ उसको पढ़ाया जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संतोष साहू जी। खोटे साहब, अपनी बात रखें, उसके बाद आप जा सकते हैं। खोटे साहब। मैं यही कहना चाहता हूं आज के श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से। आज तो बाबा साहब का कारवां है, उन्होंने जो किया कर सके, हमें उससे सबक लेते हुए हमें अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे उनमें बंधुता पैदा करना, कैसे उनमें एकता स्थापित करना, ताकि वो अपना हक और हुकूमत ले सके। क्योंकि आज जो व्यवस्था है वो हक और हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। आज कुछ लोग इतने पूंजीपति हो गए हैं, देखते देखते अब मैंने नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो ये तो सब प्रसिद्ध हो गया है कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्हें 2014 में आज वो विश्व के स्तर पर इंडिया में नंबर 1 पे पहुंच गए। ये पूंजी कहाँ से आया, ये कैसे जनरेट होता है, ये टेक्निक है। तो और यही लोग किसानों को खत्म कर रहे हैं, मजदूरों को खत्म कर रहे हैं। तो ये जो आज बाबा साहब का संविधान और हक नहीं होता, तो आज हम लोगों की ये स्थिति, जो आज हम हैं, थोड़ा बहुत है, वो केवल बाबा साहब की बदौलत है। महिलाएं हैं, यूथ है, ये सारे हैं, वो केवल उन्हीं के बदौलत है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम उसको संकल्प को दोहराएं और उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लें। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं सबको धन्यवाद, मानवता चैनल को धन्यवाद, मैं विदा लेना चाहूंगा। जी, बहुत शुक्रिया खुंडे साहब, हमारे साथ जुड़ करके अपनी विचार आपने रखी है। आपके साथियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रिया। मैं प्रमोद तिरड़िया जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। प्रमोद जी हमें सुन पा रहे हैं? तो आज की इस परिचर्चा पर अभी संतोष साहू जी का, खुंडे साहब की अपनी बातों को रखा है। सबने सच की राह पर चलने के लिए जो बातें रखी है, और बाबा साहब का संकल्प यही था कि मानवतावादी सोच हो, भाईचारा हो, एकता स्थापित हो और सब इस भारत भूमि पर खुशहाल रहें। तो इस संदर्भ में आप अपनी बात रखें दोबारा। जी, जगदीश जी, संतोष साहू जी ने और टीआर खुंडे जी ने बहुत ही बेहतरीन और मतलब जो है ना ज्ञानवर्धक अपनी जो है ना विचार रखे हैं। और निश्चित तौर पे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर तमाम व्यक्ति को, तमाम वर्ग को, तमाम जो है ना जाति धर्म को मतलब समानता का अधिकार दे दिया है। लेकिन अभी भी हम कहीं ना कहीं
लोग बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं आज भी वो अत्याचार जाती हो रही है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमें ना शिक्षा का आज भी अभाव है और हमें शिक्षा के लिए काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज भी, आज के दिन में भी देश को आजाद हुए इतने टाइम हो गए, शिक्षा पे काम करने की जरूरत है। और शिक्षा के अंदर जो हमारा जो शिक्षा पद्धति है वो कहीं भी हमारे जो है ना मतलब भाईचारे को, बंधुत्व को या इस प्रकार से कोई शिक्षा से हमारा नहीं, शिक्षा पद्धति में ऐसा शामिल है ना कोई रोजगार की ऐसी वो हमारी शिक्षा पद्धति में कि भाई हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे हमारे व्यक्ति वास्तव में जो शिक्षित हो पा रहे हैं। जैसे खुडे साहब ने बताया कि भाई अगर जो आज की शिक्षा पद्धति है उससे केवल और केवल एकलवाद आ रहा है। जो पहले जो भाईचारा संयुक्त परिवार होते थे उनको ना जाकर के लोग अलग अलग हो रहे। तो शिक्षा पद्धति में भी आमूलचूल बदलाव लाने की जरूरत है और शिक्षा पद्धति में स्वरोजगार परक प्रशिक्षण शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा को समावेश करने की जरूरत है। तो मैं तो इसी बहुत ही जो बाबा साहब हमारे देश के महामानव के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आज जैसे अभी संतोष साहू जी ने बताया कि पहले राजतंत्र होता था, राजा लोग चलाते थे। तो जैसे पहले कभी आकाशवाणी होती थी, कभी भविष्यवाणी होती थी, फिर राजाओं की वाणी होती थी। आज जो कुछ है केवल और केवल संविधान के कारण ही हम सुरक्षित हैं। ये सारी की सारी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से संचालित अगर देश है तो वो केवल और केवल संविधान के कारण ही है। और जो लोग हम आज भी पीछे हैं तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि वे शिक्षा का बड़ा कारण है और शिक्षा पे हमें जोर देना चाहिए। आज के दिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक एक व्यक्ति को ये बात जाए कि भाई हमें शिक्षा को लेकर के एक ऐसा संकल्प लें कि शिक्षा की पद्धति में बदलाव लाने के लिए हमारे लोग काम करें और एक एक व्यक्ति को शिक्षित करें। जी, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। हमारे साथ अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं। मैं भाटिया साहब की प्रतिक्रिया लेने के लिए उनके पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, अभी सभी मेहमानों की बातों को आपने बहुत गंभीरता से सुना है, तो आज के इस निर्वाण दिवस के अवसर पर आपका हम मैसेज जानना चाहेंगे अमेरिका से। जसबीर भाटिया साहब जी नमस्ते। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। वाहिगुरु जी का फतेह सर। देखिए, इसके बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं और सभी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उनके प्रति जो श्रद्धांजलि पेश की है। मैं भी उनको बहुत सत्कार करता हूं उनका। उन्होंने देश के संविधान बनाने में जो अपना योगदान दिया, ये नहीं है कि उन्होंने अकेले में सारा लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है, जो भी उन्होंने दिया है, बहुत बड़ी महान देन है उनकी। और जैसे अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि समानता का जो दिया, एक वोट का, हर एक को वोट देने का जो हक है, लेकिन उसके साथ साथ सभी ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। क्योंकि जब वोट देने वाला शिक्षित ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है मैं क्यों वोट दे रहा हूँ, किसको वोट दे रहा हूँ, मेरे हक क्या है, तो उसका वोट भी खरीदा बेचा जा सकता है। उनको झूठे लालच देकर लोग वोट ले लेते हैं और फिर उनको गुमराह करते हैं। ये अभी हो रहा है हिंदुस्तान में। तो शिक्षा का जो बात है वो सबसे बड़ी ऊंची बात है। और जैसे अभी गुंटे साहब कह रहे थे कि शिक्षा खाली अक्षर ज्ञान नहीं है, जो असल में जो मानव शिक्षा है, हमारे अधिकार क्या है, एज ए फ्री नेशन, एज ए लोकतंत्र के हिस्सा होते हुए हमारे क्या अधिकार हैं, उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ संविधान का ज्ञान होना जरूरी है। और ज्ञान के साथ साथ ये एक प्रण भी है, एक संकल्प भी होना चाहिए कि मुझे, मेरा धर्म है अपने संविधान को सुरक्षित रखना, उसके हिसाब से काम करना। अब जो हो रहा है हिंदुस्तान में, मुझे नहीं मालूम कि एनीबॉडी, कोई भी इंसान सुरक्षित है, चाहे वो संविधान कुछ भी कहता हो। पुलिस किसको चाहे पकड़ के ले जाती है, मारपीट करती है, टॉर्चर करती है। ये कहाँ का संविधान है हिंदुस्तान का?
अगर कोई इंसान अपना प्रोटेस्ट करता है, उसके कोई डिमांड्स हैं, उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। अब किसान आंदोलन देखिए, कितने नौजवान बच्चों को उन्होंने लेके टॉर्चर किया है। ये कौन सा संविधान बताता है? किस संविधान में लिखा है कि आप जो इंसान आपके अपनी मांगे रखने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पकड़ के जेल में डालो, उनको टॉर्चर करो? तो संविधान का होना काफी नहीं है, लेकिन उसकी पालना करना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की सच्चे दिल से पालना करना, कानून के अधीन रहना। कानून भी कहाँ है? कोई केस चलता है, सालों साल निकल जाते हैं, कोई फैसले नहीं होते। 20-30 साल निकल जाते हैं, दोनों की जिंदगी खत्म हो जाती है, फैसले नहीं होते, कोर्टों में कागज पड़ते। ये कैसा संविधान है? कैसा कानून सिस्टम? तो संविधान का होना भी अच्छा है, बाबा साहब की बड़ी भारी देन है, लेकिन संविधान की पालना करना भी उतना ही धर्म है जितना कि दूसरा धर्म है। और शिक्षा के बारे में तो कोई इसमें शक ही नहीं है। कितना बार बार कहूंगा, मैं तो कब से कह रहा हूँ, हर एक ऐसे सेशन में कहता हूँ कि शिक्षा 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 नंबर 1 प्रायोरिटी है, और ठीक किस्म की शिक्षा। और इस वक्त क्या जरूरत है? सबसे बड़ा ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर हमारे बजट्स में शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और नए स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए। और जो भी पढ़ना चाहे, इस पढ़ाई का सवाल ही नहीं। जैसे मैं अमेरिका में हूँ, 12 साल की क्लास का जो है मैंडेटरी, फ्री है और मैंडेटरी है, जरूरी है, अनिवार्य है, आपको जाना ही जाना है। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं। आपको ये शिक्षा प्राप्त करनी ही करनी। तो यही कहूंगा कि बाबा साहब के जो देन है, उस देन का आप फायदा उठाने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो कागज बन के लिखा रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? एकता कहाँ है? जो आज जिसे आप शूद्र कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, क्या उनको बराबर के राइट्स है समाज में? कहाँ है? नहीं है उनको। बाबा साहब ने सब जातियों को लेके कहा भी आप भी हिंदू धर्म हो। हिंदू धर्म में कहाँ इतनी सब बराबरी दी जाती है? मैं धर्म की बात ज्यादा ना करूं तो अच्छा है। तो मेरा यही कहने का मतलब है, बाबा साहब को बड़ी श्रद्धांजलि है इस बात की। उन्होंने देश में संविधान के ऊपर संयोग दिया है, वो बहुत ही एक मानवतावादी संविधान है, और उसको जानना हर एक शहरी का फर्ज है, एक नागरिक का फर्ज है कि वो संविधान को समझे, जाने। जब हमारी यहाँ पर नेशनलाइजेशन होती है सिटीजन बनने के लिए यूएसए में, तो हमें हमारा एग्जाम होता है, उसमें सब संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जरूरी है कि हमारी शिक्षा के अंदर संविधान की नॉलेज जो है, उसका ज्ञान उतना जरूरी है जितनी की दूसरी शिक्षा। यही कहूंगा। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने कंक्लूजन के रूप में आज की इस परिचर्चा को अपनी बात रखी है। मैं एक मिनट में प्रमोद तिरडिया जी और संतोष साहू जी के पास में अपनी बात अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में जाना चाहूंगा। उसके बाद हमारा कार्यक्रम का समय भी हो रहा है, तो मैं संतोष साहू जी के पास में जाना चाहूंगा। संतोष साहू जी, अभी भाटिया साहब ने कहा, उस बाबत अपनी लास्ट प्रतिक्रिया संक्षिप्त में दे। संतोष साहू साहब। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र चलाने के लिए ये बहुत गर्व और खुशी की बात है कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अथक प्रयास से और भारत के अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने हुए महापुरुषों के बदौलत भारत का संविधान अस्तित्व में आया। और दुनिया का लोकतंत्र जानकारी के आधार पे चलता है, और जानकारी इस देश में तेजी से फैले, सामाजिक जानकारी हो, इस देश में संवैधानिक जानकारी हो, और इन सभी बातों के लिए सबसे ज्यादा जोर अगर कोई दिया भारत में शिक्षा के ऊपर, तो निसंदेह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो यहाँ तक कहा कि 2 वक्त में 1 वक्त की ही रोटी आप खाओ, 1 वक्त का बचा के अपने बच्चों को आप पढ़ाओ, शिक्षित करो, जागरूक करो, जानकार बनाओ। तो मैं आज 6 दिसंबर 2021 के इस संध्या पर महामानव, भारत रत्न, ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
और आज संकल्प दिवस है। हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के बताए रास्ते पे हम चलेंगे, और आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। प्रमोद जी, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आप आज की इस परिचर्चा पर बहुत सारी बातें हो गई है। प्रमोद तिरड़िया जी, नानौल हरियाणा से। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के महामानव के रूप में चिर परिचित हैं और जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति, सामाजिक क्रांति एक कानून के रूप में लेकर के आए, जिन्होंने कानून के रूप में लेकर के आए उस सामाजिक क्रांति को और आगे बढ़ाने के लिए और एक एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, जैसे कि जो आप कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य है। इसी तरह से, क्योंकि आज सब लोगों के हाथ में मोबाइल है और हमें उनके विचारों को एक फिल्म के तौर पे शॉर्ट फिल्म बना करके या किसी प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके और करके एक एक व्यक्ति तक हमारे जो बाबा साहेब के विचार को पहुंचाना चाहिए और एक सभी व्यक्ति को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए और शिक्षा पद्धति में बदलाव लाने के लिए जो भी हमारे कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और सरकार को इस प्रकार से कार्य करने के लिए वो मतलब एक सरकार को कार्य करने के लिए आगाह करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। मैं लास्ट कमेंट के लिए फिर से भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा। सब आज की इस परिचर्चा के लिए लास्ट कमेंट आप अपनी दें, उसके बाद आज हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जसबीर भाटिया साहब, कंक्लूजन, सारांश। जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के जीवन के ऊपर उनको श्रद्धांजलि देने का एक ही मतलब है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके बनाए हुए संविधान को जाने और जान करके अपने अधिकारों को समझें, तभी इस देश में तरक्की हो सकती है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मोमबत्तियां जलाने से, उसका नाम जपने से, उनके ऊपर कविताएं लिखने से बात कुछ बनेगी नहीं। जो उन्हें रास्ता बताया है उसको समझना है, यही उनकी उनका उनके लिए श्रद्धांजलि है। बस इतना ही कहूंगा, उनका पालन करें। बहुत 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 शुक्रिया। आज के इस परिचर्चा को हम यही समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि बाबा साहब का आज 66वां परिनिर्वाण दिवस है। इस पर बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने अपनी विचार विस्तार से रखी है, जिसमें TR खूंटे साहब, उनके समस्त साथियों ने, प्रमोद तिरड़िया जी जो अधिवक्ता हैं नारनौल हरियाणा राज्य से, उनका भी इस प्रतिक्रिया में अपनी समय देकर उन्होंने अपनी विस्तार से बातें रखी। संतोष साहू साहब का और आज के इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे जो प्रायोजक हैं, खास करके डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, मेघराज जी का, उन्होंने इस स्पेशल एपिसोड के लिए हमें समय दिया, उनका भी स्पेशल धन्यवाद। मैं हमारे समस्त दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल में हो रहे परिचर्चा को अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट दें, लाइक करें, शेयर करें, और हम समय समय पर देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम ऐसे ही डिबेट में भाग लेते रहें, चर्चा में भाग लेते रहें, बुद्धिजीवियों को हम बुलाते रहें। तब तक के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। वॉइस ऑफ मानवता से जुड़े रहें लगातार। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।